दोस्तों हम लोग वॉलेंटिन एंड फिट इंजूरिया का डिफेंस समझ चुके हैं। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स का अगला जो डिफेंस देखेंगे वो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इसमें जो वर्ड्स हैं प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इसका मीनिंग अगर लिटरल मीनिंग आप लोग निकालेंगे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर प्लेंटिफ खुद गलत है। इसी सेंस में हम लोग बात करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रिंसिपल है कि कोर्ट उस पर्सन को एड नहीं करेगा, उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसका एक्शन को, जो कॉज ऑफ एक्शन है उसे एंटरटेन कोर्ट नहीं करेगी अगर वो खुद ही इमोरल है या उसका एक्ट इलीगल है। इसी पर एक मैगजिम है, एक्स टर्पी कॉजा नन ऑरिटोर एक्टियो। इसका मीनिंग होता है फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। यानी अगर कोई इमोरल कॉज है, अगर गलत है, इलीगल है, तो उसके उसके थ्रू कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। आइए एक एग्ज़ाम्पल लेकर समझते हैं, समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए कोई एक ब्रिज है, वो मेरे कंट्रोल में है, वो उसकी देखभाल करना मेरी ज़िम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो ब्रिज थोड़े से अच्छे कंडीशन में नहीं है और मैंने नोटिस बोर्ड लगा चुका हूँ कि इस ब्रिज से जो भी ट्रक्स पास करेंगे वो प्रॉपरली लोडेड होने चाहिए, ओवरलोडेड नहीं होने चाहिए। और अगर आप वहाँ से अपना ट्रक लेकर आते हैं जो कि प्रॉपरली लोडेड नहीं होता है, बल्कि बल्कि ओवरलोडेड होता है, और उसके फलस्वरूप एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट क्या होता है कि आप ब्रिज पर जाते हो और ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, आपको इंजरी होता है। तो यहाँ पर आपको इंजरी तो हुआ, लेकिन आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर खुद गलत हो, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि वहाँ पर नोटिस बोर्ड वैसा कुछ मैं लगाया नहीं हूँ कि अगर ओवरलोडेड ट्रक जाएगी तो कोलैप्स कर सकता है, तो यहाँ पर मैं लायबल होऊंगा। मैं कहने का मतलब है जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा। आइए अब एक केस देखते हैं। केस है 1828 का, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इस केस में प्लेंटिफ होता है ट्रेसपासर, जो कि डिफेंडेंट के लैंड पर आता है और उसे इंजरी सस्टेन करना पड़ता है। किस चीज़ से? स्प्रिंग गन के थ्रू। और इस चीज़ का स्प्रिंग गन है उस लैंड पे, इस चीज़ का किसी भी प्रकार का कोई नोटिस डिफेंडेंट नहीं लगाया होता है। हालांकि इंजरी वो सस्टेन करता है प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ ट्रेसपासर भी है। यहाँ प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ट्रेसपासर भी है, मतलब खुद गलत है, लेकिन फिर भी कोर्ट उसे डैमेज अवॉर्ड करती है, कंपेंसेशन उसका जो एक्शन है उसे अलाउ करती है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जो डिफेंडेंट है वो सिंपली ये प्ली नहीं कर सकता है कि चूंकि प्लेंटिफ भी गलत है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मैं लायबल नहीं होऊंगा। ये डिफेंडेंट ऐसा प्ली नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, कुछ सिचुएशन आता है जहाँ पर जो प्लेंटिफ का एक्ट है और इंजरी सस्टेन किया है, वो दोनों अगर सेम होता है, मतलब कुछ एक्ट किया और उस एक्ट के फलस्वरूप वो इंजरी सस्टेन किया, तो वहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, प्लेंटिफ लायबल होगा। और यहाँ पे जो डिफेंस है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ये अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो एक्ट करता है कुछ और उसको इंजरी सस्टेन करना पड़ता है किसी और चीज़ का, तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस नहीं ले सकता है। इससे रिलेटेड हम लोग दो इलस्ट्रेशंस देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन ब्रिज वाला है। इसमें क्या होता है कि एक ब्रिज होता है जो कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में होता है, डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे मेंटेन करना, लेकिन वो ब्रिज प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है और उस पे वो साइन बोर्ड भी लगाया होता है कि इस ब्रिज से होकर जो भी ट्रक जाएगी वो प्रॉपरली लोडेड होनी चाहिए। अगर अगर वो ओवरलोडेड है तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। मतलब ऐसा कुछ साइन बोर्ड उसने लगा दिया। जो प्लेंटिफ था उसकी ट्रक ओवरलोडेड थी, वो पास किया उस ब्रिज से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, ब्रिज कोलैप्स कर जाता है और प्लेंटिफ को इंजरी सस्टेन करना पड़ता है। तो इस केस में जो ये इलस्ट्रेशन है, इसमें जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही अपना नोटिस बोर्ड लगा चुका है कि अगर अगर ओवरलोडेड कोई भी ट्रक जाएगा तो ये ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे वो नोटिस नहीं लगाया होता
तो यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल होता, क्योंकि डिफेंडेंट खुद गलत है। गलत इन द सेंस कि उसने किसी प्रकार का कोई चेतावनी, कोई कॉशन, कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाया है। दूसरा इलस्ट्रेशन ये है कि ए एंड बी दो चोर होते हैं। ये दोनों किसी घर में जाते हैं चोरी करने के लिए और चोरी कर लेते हैं। और क्या होता है इसी के बीच में, इसी दरमियान में, कि ए जो होता है वो बी का पिक पॉकेट कर लेता है, बी के पॉकेट से कुछ मनी या कुछ वैल्यूबल चीज़ें निकाल लेता है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? यहाँ पर जो ए है लायबल होगा या नहीं होगा? या जो ए है वो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का जो डिफेंस है वो प्ली कर सकता है? देखिए, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का प्ली जो डिफेंस है वो प्लीड नहीं किया जा सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपली ये है कि देखिए, मकसद इन लोग का जो एक्ट था, एक्ट तो रॉन्गफुल है ही। जो हम लोगों ने देखा मैक्सिम एक्सटर्पिकोस नन ऑडिटर एक्टियो कि अगर फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस, इमोरल कॉज तो है ही। तो आप पूछिएगा फिर एक्शन अराइज क्यों नहीं हो रहा? एक्शन अराइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन लोग का एक्ट है, दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। एक्ट ये है। लेकिन होता क्या है, ए ने बी क्या पिक पॉकेट कर लिया, उसका उसके पॉकेट से ही चोरी कर लिया। तो यहाँ पर एक्ट उन लोगों का कुछ और है, इंटेंशन कुछ और है। लेकिन यहाँ पर अगर दो लोगों की बात की जाए, ए और बी की बात की जाए, तो ए ने ऐसा एक्ट किया, तो यहाँ पर बी 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 का जो अवार्ड होगा वो उसे अवार्ड किया जाएगा कंपेंसेशन। यहाँ पर प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर एक लाइन में मैं बोलूँ इस कंसेप्ट का क्या मीनिंग हुआ है, बस एक लाइन में सिंपली, तो इसका मीनिंग ये होता है कि प्लेंटिफ कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। हालांकि वो खुद गलत है फिर भी क्लेम कर सकता है अगर जो हार्म वो सफ़र हुआ है, हार्म और उसके रॉन्गफुल एक्ट में इंडिपेंडेंट है। रॉन्गफुल एक्ट और उसका हार्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका कॉज ऑफ एक्शन वेव ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर जो हार्म सफ़र किया है वो रियल कॉज है उसके रॉन्गफुल एक्ट का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।